जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज फिर से हम लोग साइंस विज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। साथियों, आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में सिर्फ साइंस से ही लगभग 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों, ऐसे में ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग इस क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये बिहार पुलिस के लिए रेगुलर क्लास का टाइमिंग है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक डैश होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक डैश होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, द्वितीयक उत्पादक बोला गया है, ना कि द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो द्वितीयक उत्पादक आपका हो जाएगा शाकाहारी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और प्राथमिक उत्पादक क्या होगा? तो प्राथमिक उत्पादक में आपका हो जाएगा पौधा, यानी कि पादप जो है प्राथमिक उत्पादक में आता है, यानी कि जो अपना खुद भोजन तैयार कर सकता है वो प्राथमिक उत्पादक में आता है, और द्वितीयक उत्पादक में शाकाहारी आता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर द्वितीयक उत्पादक शाकाहारी है तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? तो इसी शाकाहारी को बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, और द्वितीयक उपभोक्ता बोला जाता है मांसाहारी को। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, अगर प्राथमिक उत्पादक पूछे तब आपको आंसर करना है पेड़ पौधा। ठीक, और द्वितीयक उत्पादक पूछे तो शाकाहारी, और अगर प्राथमिक उपभोक्ता पूछे तो शाकाहारी, और द्वितीयक उपभोक्ता पूछे तो मांसाहारी। तो उम्मीद करते हैं ये आपको फैक्ट समझ में आया होगा। आगे देखिए, नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश उत्तक के बने होते हैं। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो नारियल के रेशे युक्त छिलके जो है ये बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमा उत्तक के। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, कोलेनकाइमा उत्तक जो है इसके बारे में हमने आपको बताया था, ये पौधों को लचीलापन प्रदान करता है, कोलेनकाइमा उत्तक। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर कीजिए। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है? तो ये है लाइपेज एंजाइम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? लाइपेज एंजाइम। अच्छा, एमाइलेज क्या करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में आवश्यक होता है, यानी कि सहायक होता है एमाइलेज। और वसा के पाचन में कौन, यानी कि वसा के विघटन में कौन सहायक होता है? तो लाइपेज। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है? और देखिए साथियों, हम डेली क्लास में बोलते हैं और आज फिर से बोल रहे हैं कि एग्जाम से पहले आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व कर लेना है। प्रीवियस ईयर में आपका 4 क्लास हो चुका है, इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग यहाँ ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो साथियों, किस प्रकार के जीवों में एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो याद रखिएगा मोलास्का। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मोलास्का। अब मोलास्का का उदाहरण क्या क्या है? तो जैसे कि घेंगा हो गया, साथ में ऑक्टोपस, यहाँ पर लिख देते हैं ऑक्टोपस, ये सभी मोलास्का में आएंगे। और इसमें क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। अच्छा, नेमाटोड की बात करें तो इसमें परिसंचरण तंत्र पाया ही नहीं जाता है। ठीक, और एनालिडा की बात करें तो इसमें कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और एनालिडा संघ में कौन कौन आता है? तो केचुआ हो गया। ठीक है, केचुआ ये किस में आता है? एनालिडा में, और इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
पक्षी में भी बंद परिसंचरण तंत्र होता है, हमारे अंदर भी बंद परिसंचरण तंत्र होता है, जबकि घोंघा, ऑक्टोपस ये मोलास्का में आता है और मोलास्का जो है ये खुला परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुक है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और साथियों अब आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए और अभी जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सांप। ठीक है, ये कशेरुक है, ध्यान रखिएगा। और सांप जो है सरीसृप के अंतर्गत में आता है, यहाँ पर लिख देते हैं सरीसृप के अंतर्गत में आता है सांप। अच्छा, मेढक किस में आता है? तो उभयचर में, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित है? चलिए 6 के लिए आंसर लगाइए। और ये साइंस का क्लास जो है आपको डेली सुबह 10 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मोनेरा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मोनेरा। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन को कल भी हमने कवर किया था। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो जल का पृष्ठ तनाव। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? चलिए 8 के लिए आंसर लगाइए। तो साथियों शून्य समूह में रखे गए तत्व को निष्क्रिय तत्व बोला जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, शून्य समूह बोला जाता है 18वें समूह को। ठीक, 18वें समूह को ही शून्य समूह बोला जाता है। सबसे भारी धातु क्या है? चलिए 9 के लिए आंसर लगाइए। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक कीजिए। तो सबसे भारी धातु हो जाएगा आपका ओस्मियम। सबसे हल्की धातु क्या है? बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे हल्की धातु में आपका हो जाएगा लिथियम और सबसे भारी में ओस्मियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, धातु तत्व पूछा गया है तो इसका आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। और केवल तत्व पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो अभी हमने आपको बताया तत्व पूछे तो आपको आंसर करना है ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ये पाया जाता है पृथ्वी पर 46%। कितना पाया जाता है? 46% पाया जाता है। और दूसरे स्थान पर क्या पाया जाता है? तो सिलिकॉन पाया जाता है। ये 27 से 28% पाया जाता है सिलिकॉन। ठीक है, और धातु में एल्युमिनियम जो है ये 8% पाया जाता है और लोहा जो है 5% पाया जाता है। तो धातु में सबसे अधिक एल्युमिनियम होता है और तत्व में सबसे अधिक ऑक्सीजन। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? यह तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सोडियम है। सोडियम धातु को रखा जाता है। चलिए आंसर क्या होगा? मिट्टी के तेल में। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, ये धोने का सोडा है। और NaHCO3 क्या है? तो ये खाने वाला सोडा है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर जो भी सिल्वर ब्रोमाइड बता रहे हैं उनका गलत हो जाएगा। आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। इसका जो एक्चुअल में आंसर है वो सोडियम थायोसल्फेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा बोला जाता है। चलिए, तो इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक,
निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? राइट आंसर है कैरोलस लिनियस को। ठीक है, कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। आंसर कीजिए, पुष्पी पादपों को रखा गया है चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फेनड्रोगैम्स में। किस में रखा गया है? फेनड्रोगैम्स में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो साथियों, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो जाति यानी कि स्पीसीज। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 21 के लिए आंसर हो जाएगा आपका जीवाणु। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो साथियों, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो गोलाणु कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। आंसर बताइए। तो कौन सा जीवाणु है? ये है राइजोबियम। ये क्या करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है दलहनी फसलों में। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होता है? चलिए इसका आंसर बता देते हैं। डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। गिरने के समय के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है। दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है तो उनके आयतन समान है तो उनके घनत्व का अनुपात क्या होगा? तो घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, यानी कि मास अपॉन आयतन। ठीक है, आयतन को वॉल्यूम लिखते हैं यानी कि V। तो देखिए दोनों का क्या बोला गया है कि आयतन समान है। तो मान लीजिए दो वस्तु है, पहले वस्तु का यहाँ पे घनत्व निकालते हैं D1, तो ये आपका हो जाएगा M1V1, और D2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका M2V2, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। तो दोनों का आयतन समान है, अनुपात निकालना है तो D1 बटे D2 आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं M1 बटे V1 और फिर बटे हो जाएगा आपका M2V2। तो V1 यहाँ पे देखिए आयतन क्या है? दोनों का समान है, तो यहाँ पर दोनों में 1 रखना पड़ेगा हमको क्योंकि आयतन दोनों का समान है। तो V1 कट जाएगा, आपका क्या बचेगा? M1 M2। तो इसका आंसर क्या होगा? तो M1 देखिए 1 है और M2 4 है, यानी कि बदलेगा नहीं। तो आपको इतना याद रखना है कि जब दो वस्तुओं का द्रव्यमान का अनुपात दिया रहे और उनका अगर आयतन समान है तो घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि 1:4 होगा। शक्ति का मात्रक क्या है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। वाट होता है शक्ति का मात्रक। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है? तो पावर बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय, तो कार्य का आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जूल हो जाएगा और समय का सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड ये भी शक्ति का ही मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो कल भी हमने इस क्वेश्चन को बताया था, ध्रुवन। ठीक है, तरंगें जो धातुओं में संचारित होती है वह कौन सी तरंगें हैं? राइट आंसर है सी ऑप्शन, दोनों, यानी कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगें धातुओं में संचारित होती है। एक चाबी भरी घड़े की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है।
कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बांध के रुके जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा होता है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? आंसर हो जाएगा कार्नालाइट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कार्नेलाइट। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बॉक्साइट से हो जाएगा। किससे? बॉक्साइट से। और बॉक्साइट सबसे अधिक कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। उपास्थि तथा अस्थियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल पूछा गया था एक बार, Ca होता है और परमाणु क्रमांक 20 होता है। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। ठीक। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये संगमरमर का भी सूत्र होता है और चूना पत्थर का भी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो साथियों, लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार जो है ये अधिक हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है। लोहे की शुद्धतम रूप क्या है? तो प्यारे साथियों, लोहे की शुद्धतम रूप कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ध्यान रखिएगा, पिटवा लोहा लोहे का क्या है? शुद्धतम रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है? तो आप लोग कहेंगे रबड़ होता है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। रबड़ आंसर नहीं होगा, इस्पात होगा। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप रहता है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ता का लेप होता है। आखिरी क्वेश्चन, निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो देखिए, निकेल, क्रोमियम और निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया और क्रोमियम, ये तीनों के तीनों क्या है? तो चुंबकीय पदार्थ है, जबकि तांबा जो है ये विद्युत अचुंबकीय है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।